हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम जूनियर सुपर टेट से संबंधित सामाजिक विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई थी। ऑप्शन है यहाँ पे ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागजों पर या फिर लकड़ी पर। तो दोस्तों सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ये हमारी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांडुलिपियाँ दोस्तों है क्या? तो पांडुलिपियाँ उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हों। ठीक है दोस्तों, इसे हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिलेखागार वह स्थान है जहां, ऑप्शन है यहाँ पे खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, या जहां पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, या फिर जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, या फिर जहां खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो दोस्तों अभिलेखागार कौन सा स्थान होता है? तो वह स्थान होता है जहां पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। ऑप्शन है यहाँ पे कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में, या फिर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों प्राचीन शैल चित्रकला ये हमारी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से मिली है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां, ऑप्शन है यहाँ पे अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, या फिर जहां उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, या जहां इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, या फिर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं वह। तो दोस्तों ऐतिहासिक स्थल क्या होते हैं? तो दोस्तों वह स्थल जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं उसे ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका का लेखक है। दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है अलबरूनी, जस्टिन, मेगस्थनीज या स्ट्रैबो। तो दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज। कौन है दोस्तों? मेगस्थनीज। दोस्तों मेगस्थनीज कौन था? तो यह सेलुकस का दूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किसके दरबार में आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफा स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं यह हमारी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो इन गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन देखेंगे, मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, या फिर पूना में। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1891 में। 11 मार्च 1891 में हुई थी।
ठीक है, इसको इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जब 1911 में राष्ट्रीय राजधानी बदलकर दिल्ली हो गई थी तो इसे 1926 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे यात्रियों का वृतांत, सिक्के, बौद्ध या फिर जैन साहित्य। तो दोस्तों हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है उनके सिक्के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि हिंद यूनानी शासकों के बारे में सब जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण सिक्के हैं, क्योंकि हिंद यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? किसका दोस्तों? सोने के सिक्कों का प्रचलन तो हिंद यूनानियों ने किया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिजों से या फिर स्लेट से? तो दोस्तों अजंता गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं उनमें किस रंगों का इस्तेमाल किया गया है, यानी किस सामग्री से बनाए गए रंगों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पौधों और खनिजों के द्वारा बनाए गए रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत या प्राथमिक और तृतीयक दोनों? तो दोस्तों स्थानीय समाचार पत्र से जब मौसम की जानकारी का संग्रह किया जाता है तो यह हमारा द्वितीयक स्रोत कहलाता है। कौन सा दोस्तों? द्वितीयक स्रोत। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों तथा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जनसंख्या, उत्पादन की मात्रा आदि। और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं या द्वितीयक स्रोत? तो दोस्तों द्वितीयक आंकड़े दूसरों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैंगियोग्राफी संबंधित है। हैंगियोग्राफी किससे संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से या शासक के जीवनी लेखन से? तो दोस्तों हैंगियोग्राफी का संबंध संत के जीवनी लेखन से है, जिसमें संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फर्ग्यूसन या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर राधाकृष्णन, रेप्सन, प्रोफेसर घाटे या जोन्स। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर घाटे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है? यह प्रोफेसर घाटे का कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन देखेंगे, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके,
आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, या पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, या फिर वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो दोस्तों वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके इतिहास लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास लिखित रिकॉर्ड होता नहीं है, तो इसलिए वाचिक परंपराओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्यों रहा? ऑप्शन देखेंगे, कर्नल टॉड की एनल्स का प्रकाशन हुआ। दूसरा ऑप्शन है, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली। अगला है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, या सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक सबसे महत्वपूर्ण क्यों रहा था? क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी दोस्तों? तो 20वीं शताब्दी में हुई थी सन 1921 में। कब दोस्तों? सन 1921 में हुई थी। किसने किया था? तो दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने, या फिर बाणभट्ट ने? तो दोस्तों मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो भवभूति ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेनदार कहा गया है? कहाँ पे दोस्तों? संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेनदार कहा गया है? ऑप्शन है यहाँ पे, चोल राष्ट्रकूट पांड, चेर पाल राष्ट्रकूट, या फिर पाल चेर पांड, या फिर चोल चेर पांड। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चोल चेर और पांड राजवंशों को मूवेनदार कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट कौन थे दोस्तों? यह गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की थी। तो इस पुस्तक में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? यानी यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी में, प्राकृत भाषा में, पाली में, या फिर संस्कृत में? तो दोस्तों किस में लिखी गई थी? यह संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु क्या है? इतिहास, धर्म, कला, या फिर व्याकरण? तो दोस्तों लीला तिलकम जो पुस्तक है इसमें व्याकरण लिखी गई है, इसलिए इसका विषय वस्तु हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? किसके दोस्तों? पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पे, आर्यभट्ट, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, या वराह मिहिर। तो दोस्तों पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक हैं कौन थे? वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह पुस्तक मुख्यतः खगोल शास्त्र से संबंधित है। किससे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कभी कभी कि यह पुस्तक यानी पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह खगोल शास्त्र से संबंधित है। कब लिखी गई थी दोस्तों? यह हमारी गुप्त काल में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? गुप्त काल में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन हल करेंगे। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।